हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का आपका मैथ्स का पहला चैप्टर। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री सबके लेक्चर्स आपके हो ही रहे थे। काफी टाइम से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर मैथ्स के लेक्चर कब स्टार्ट होंगे, तो आज से हम मैथ्स के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के साथ में, जिसमें सबसे स्टार्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए बच्चों, 11th क्लास में आप लोग ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ करके आए थे, जहां पर आपने रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन एंड व्हाट इज फंक्शन, इन सभी चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 12th क्लास में हम इन्हीं रिलेशन के टाइप्स और फंक्शंस के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सारे बच्चे रेडी हो जाइए, पूरे लेक्चर को एंड तक देखना है। अब ये लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब सभी लेक्चर्स आपको 1 बाय 1 मिलते चले जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा जैसे कि बोर्ड्स एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो अब आपकी प्रिपरेशन एकदम जबरदस्त होने वाली है मैथ्स में। तो आप लोग को बस रहना क्या है, पंक्चुअल रहना है डेली क्लास में जब भी आपके लेक्चर होते हैं, ठीक है। वैसे तो लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो अभी तो वेडनेसडे एंड सैटरडे आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा आगे पर हो सकता है कि हम वीक में और भी डेज पर लेक्चर्स लेकर के आए, ठीक है। बट तब तक आपको हमारे सभी लेक्चर्स को फॉलो करना है, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइंस, मैथ्स, यानी कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सभी के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के भी लेक्चर्स यहां पर आपको मिलेंगे आने वाले टाइम पर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन वे में पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन हम यहां पर पढ़ेंगे कि रिलेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। उसके बाद वन एंड ऑन टू फंक्शन, इनको हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की कैटेगरी में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में बच्चों हम इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और अगर मैं बात करूं इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सारे टॉपिक हैं जो हम यहां पर आपका कवर करने वाले हैं अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझने से पहले हमें बेसिक इंट्रोडक्शन आपको रिलेशन का दे देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग 11th क्लास में पढ़ करके तो आए हो, लेकिन किस तरीके से तुम 11th में पढ़ते हो ये भी मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज करवा देता हूं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा वरना पूरा लेक्चर तो 11th कवर करते करते निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों? एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो एक्चुअल में उन नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बच्चों ए क्रॉस बी से, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर पी और क्यू की बात की जा रही है, तो लेट्स से हमारे पास पी और क्यू दो नॉन एम्प्टी सेट है। कैसे सेट है बच्चों? नॉन एम्प्टी सेट आपके पास पी एंड क्यू है। ओके, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी टू क्यू। मतलब यहां पर क्या होता है कि P क्रॉस Q का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, इसको समझिएगा। P क्रॉस Q का एक्चुअल मीनिंग है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x, y, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर x, y का कलेक्शन सच दैट ऑल द x आर द मेंबर्स ऑफ सेट P एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ y इज द ऑल द एलिमेंट्स y इज द मेंबर ऑफ सेट Q। तो जब भी बात बच्चों P क्रॉस Q की जाएगी तो ऑर्डर्ड पेयर, इनको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? इनको हम ऑर्डर्ड पेयर बुलाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बुलाते हैं, पेयर का मतलब तो जोड़े, वो तो बात समझ में आ गई। ऑर्डर का मतलब है कि इस यहां पर एक ऑर्डर है कि फर्स्ट एलिमेंट x, y में जो x है वो सेट P का मेंबर है और जो y है वो सेट Q से आया है, ठीक है। तो जब भी P क्रॉस Q की बात करेंगे तो पहला ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला कंपोनेंट है वो सेट P का होगा, सेकंड कंपोनेंट आपका सेट Q का होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बनता है। अगर आपसे यहां पर Q क्रॉस P की बात की जाए तो Q क्रॉस P ऑर्डर्ड पेयर y, x टाइप के एलिमेंट का होगा, जहां पर बच्चों सभी y जो है वो सेट Q के मेंबर है ऑलरेडी, और सभी x आपके पास सेट P के मेंबर हो जाएंगे। तो जब Q क्रॉस P की बात करेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट एलिमेंट जो होगा वो सेट Q का होगा और सेकंड कंपोनेंट एलिमेंट सेट P का होगा। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट डिफाइन होता है
P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। अब बच्चों बेसिक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टी नंबर 1 आपकी ये है कि भाई A क्रॉस B आपका B क्रॉस A के यूजुअली बराबर नहीं होता अनलेस और अनटिल A और B दोनों ही हमारे इक्वल सेट हैं। हाँ जी, अगर सेट A और B दोनों इक्वल सेट हैं तब A क्रॉस B B क्रॉस A हो जाएगा इक्वल। बट अगर A एंड B बोथ आर टू डिफरेंट सेट, A एंड B दोनों कैसे सेट है बच्चों, दोनों डिफरेंट सेट है, तो A क्रॉस B आपका B क्रॉस A से बराबर नहीं होगा, मतलब कि दीज आर नॉन कम्यूटेटिव। सेकेंड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। देखो सपोज करो कि आपके पास एक सेट A है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम बात करें मान लो P है, दूसरा एक सेट है आपके पास सेट B जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो स्मॉल q है, तो इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो वो आपके पास n ऑफ A इंटू में n ऑफ B के बराबर, मतलब कि P इंटू में Q के बराबर होगा। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल सेट A में 3 मेंबर्स हैं, सेट B में 2 मेंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पूछा जाए या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट P क्रॉस Q, तो 2 इंटू 3 मतलब कि 6, टोटल 6 एलिमेंट यहां पर आपके बन करके आएंगे। क्लियर है? चलिए तो एक एग्जाम्पल भी यहां पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और एक सेट B है जिसके एलिमेंट है आपके पास यहां पर 2 3 एंड 4। देखो A एंड B मैंने 2 सेट ले लिए, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि सेट A और B पूरी तरीके से इक्वल है क्योंकि 2 एलिमेंट भले ही इनके सेम है लेकिन एक एलिमेंट इनका डिफरेंट है। अब देखो अगर मैं A क्रॉस B यहां पर फाइंड करता हूं तो A क्रॉस B क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन। पहला कंपोनेंट सेट A का होगा, सेकंड कंपोनेंट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेट B का होगा। तो पहले 1 को लिया, 1 के साथ में हमने सेट B के एलिमेंट 2 को लिया, फिर सेट B के एलिमेंट हमने 3 को लिया, फिर सेट A के B के एलिमेंट हमने 4 को लिया। तो 1 के साथ जितने भी पेयर बन सकते थे सेट B के एलिमेंट के 1 2 1 3 1 4 बना लिए। इसी तरीके से हमने एलिमेंट 2 को पिक कर लिया, अब 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2 का पेयर कर सकता हूं, 2 के साथ में 3 का कर सकता हूं और 2 के साथ में मैं 4 का पेयर कर सकता हूं। ओके, अब एलिमेंट 3 को ले लिया तो 3 का पेयर मैं 2 के साथ में कर सकता हूं, 3 का पेयर मैं 3 के साथ में और 3 का पेयर मैं 4 के साथ में। तो इस तरीके से बच्चों हमको A क्रॉस B मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? A क्रॉस B यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो सेट A का एक एलिमेंट पकड़ा और सेट B के हर एक एलिमेंट के साथ उसकी पेयरिंग कर दी। तो पहले 2 के साथ की, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, तो 1 की पेयरिंग सबके साथ हो गई। 1 यहां पर सेट A का एलिमेंट है, फिर सेट A का एलिमेंट 2 लिया, 2 की पेयरिंग 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ ये कर दी, फिर 3 को लिया, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ सबके साथ पेयरिंग कर दी। तो इस तरीके से टोटल पेयर अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल 9 आपको एलिमेंट आ गए A क्रॉस B में। और आप देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज ऑल्सो 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्रॉस B इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मतलब कि 9। टोटल 9 एलिमेंट होंगे और वो 9 एलिमेंट यहां पर तुम्हारे बन करके आ गए। क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? सिंपल, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से A क्रॉस B, अगर आपसे B क्रॉस से पूछेगा तो आप यहां पर रिवर्स कर दोगे, मतलब कि सिंपल सबको रिवर्स कर दो। 2 1 3 1 4 1 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 रिवर्स कर दो, आपके पास सेट B क्रॉस A के एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, चलिए नाउ एक रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे यहां पर, ऑब्जर्वेशन। चलिए क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया, अगर आप सेट A और सेट B को देखते हैं तो सेट A और B में कितने एलिमेंट हैं जो कॉमन है, नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन इन सेट A एंड B। आप देख सकते हो 2 इसमें भी है, 3 इसमें, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज 2। A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट है जो कॉमन है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कॉमन है A और B में वो 2 है। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, नोट करिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन इन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो अगर आप ध्यान से देखो
तो टोटल हम यहां पर देख सकते हैं, टोटल 4 एलिमेंट यानी कि 2 की पावर 2 इतने एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन आ जाएंगे। कितने बच्चों? 2 की पावर 2 यानी कि 4 एलिमेंट होंगे जो A क्रॉस B और B क्रॉस A में कॉमन आ जाएंगे। तो रिजल्ट यहां से हम ये लिख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में मान लो कितने हैं बच्चों? P है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A में अगर मैं बात करूं तो P स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि स्क्वायर कर दो, इतने एलिमेंट होंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके कॉमन होंगे। क्लियर है? खुद चाहो तो रिजल्ट देख करके वेरीफाई भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, चलो ओके। अब बात करते हैं बच्चों रिलेशन के बारे में। क्या होता है रिलेशन? बच्चों जैसे कि हम जब भी सेट की बात करते हैं तो हम सबसेट की भी बात करते हैं, तो जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम रिलेशन की भी बात करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअल में आपने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट है बच्चों पेयर्स का कलेक्शन, जोड़ों का कलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आपकी नजर किसी जोड़े पर पड़ती है तो आपके मन में जो क्वेश्चन आता है, भाई इनके बीच में क्या रिलेशन है ना? मतलब कि दो लड़के भी अगर साथ में जा रहे हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, पक्का दोस्त होंगे या भाई भाई हो सकते हैं, है ना? तो कुछ ना कुछ आपका दिमाग या कोई भी लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? तो मतलब क्या हुआ, जब भी जोड़े देखोगे तो ऑटोमेटिक आपका नेचर ऐसा है कि आप रिलेशन ढूंढोगे किसमें? उनके बीच में। उनके बीच में मतलब जोड़े हैं, मान ले मेरे साथ में आलिया भट्ट चल रही है, तो जैसे ही मेरे साथ में आलिया भट्ट चलेगी तो तुम क्या कहोगे? सर आप आलिया भट्ट को कैसे जानते हो? मतलब कि यू आर इंटरेस्टेड टू, तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि सर के साथ चल रही है तो सर की जिंदगी हंसी खुशी रहे। तुम्हें इस बात से दिक्कत है सर आपका क्या रिलेशन है इनसे, आपके साथ क्यों चल रही है? इसकी शादी तो रणबीर कपूर से हो रखी है, तो आप क्यों चल रहे? तो बताऊंगा नहीं यार, मतलब हम दोस्त हैं। तो कब बने, कहां बने, अपने आप तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे, ठीक है? तो एक्चुअल में मतलब क्या है बेटा, सिंपल सी बात कि पेयर बने तो डेफिनेटली उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है वो रिलेशन आपको पता हो क्या है, कुछ रिलेशन तो नाजायज भी होते हैं। चलो जी, तो आइए बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो सेट है ए और बी, या कोई भी सेट आपके पास है, तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, सब लेट्स सपोज ए एंड बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है बच्चों? तो एवरी सबसेट, नोट करना, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट इज कॉल्ड अ रिलेशन, उसको एक रिलेशन बुलाया जाता है। ठीक है बच्चों? ये मान के चलिए कि ऑर्डर्ड पेयर है, कोई सेट ए है कोई सेट बी है, तो ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन बुलाया जाएगा। एक क्या बुलाया जाएगा? रिलेशन बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, ए, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है आपके पास, ठीक है? ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। अब अगर मैं यहां पर मान लो मैंने इस तरह बना दिया ए, ठीक है, बी सी, या इस तरह से कुछ भी लिख दिया, ए बी सी, और यहां पर लिख दिया मैंने मान लो के, और यहां पर नाम लिख दिया अंकित प्रदीप और चिंटू, ठीक है, चिंटू और बबीता जी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बबीता जी तो याद ही होंगे, बबीता जी। और के फॉर कमल, और एन फॉर मान लो नयन डाल दिया मैंने यहां पर, ठीक है? चलो इतने नाम है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में है ए बी सी एंड के, और सेट बी में एलिमेंट है अंकित, प्रदीप, चिंटू, बबीता, कमल और नयन, ठीक है? अब आपसे अगर मैं बोलूं तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? ए क्रॉस बी जो होगा
वो सेट ए से सेट बी पर बनने वाले सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ए से सेट बी पर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सभी का कलेक्शन ए क्रॉस बी होगा। अब मान लो मैंने एक सबसेट बनाया ए क्रॉस बी का, वो सबसेट है ए कॉमा में अंकित, ए कॉमा में अंकित, बी कॉमा में बबीता जी, बी कॉमा में बबीता जी, सी कॉमा में चिंटू, सी कॉमा में चिंटू, ठीक है, और डी कॉमा में आपका के कॉमा में आपका कमल। चलो ओके, ये क्या बनाया बच्चों? अब क्या ये आर जो है ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है। किस सेट से किस सेट का? सेट ए और बी के, फ्रॉम ए टू बी, नोट करना, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर बनने वाले कुछ ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, जिसमें ए और अंकित है, बी कॉमा बबीता है, सी कॉमा चिंटू है, डी के कॉमा कमल है। यहां पर के कॉमा में कमल लिखा हुआ, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो आर है, ये आर बच्चों एक्चुअल में आपका ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। क्या है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। और ये सबसेट की अगर मैं बात करूं तो इस सबसेट को हम रिलेशन बोलेंगे, सेट ए से बी पर बनने वाला, सेट ए से सेट बी पर बनने वाला एक रिलेशन है। आप इस रिलेशन को अगर ऑब्जर्व करो तो नाम दे सकते हो कि इस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है वो उस नेम का पहला अल्फाबेट है। अंकित का पहला अल्फाबेट ये बन गया, बी से बबीता जी से बन गया, सी से चिंटू का बना दिया, के से कमल का बना दिया, क्योंकि अंकित का नेम का अल्फाबेट ए है, सी चिंटू से स्टार्ट होगा और बबीता से बी बन गया, के से कमल। तो ये हमने एक रिलेशन बना दिया। क्या बना दिया? सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के कुछ या सभी एलिमेंट के साथ। तो यहां पर हमने अंकित, चिंटू, बबीता और कमल से रिलेशन बन गया। क्लियर है? तो एक्चुअल में आर क्या होता है? एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। किससे? ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी पर। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है ना? तो इस तरीके से बच्चों एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। नोट कर लेना बच्चों। यहां पर अगर मैं बात करूं कि लेट्स से ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट आपका रिलेशन होगा। ठीक है? तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप यहां पर इसको समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपका बन जाएगा। ठीक है? लेट्स से अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज क्यू। सेट ए में सपोज करो पी मेंबर्स हैं, सेट बी में क्यू मेंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। अब आपको मालूम है कि सेट ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन होता है। तो अगर ए क्रॉस बी में टोटल पी इंटू क्यू एलिमेंट है, तो किसी सेट में अगर पी इंटू क्यू एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू द पावर p इंटू क्यू के बराबर होगा। तो मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी आपका 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो आई बात समझ में क्लियर कि अगर कोई सेट में ए में एम पी मेंबर्स है, बी में क्यू मेंबर्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू। क्लियर है? रिलेशन आपके ऐसे निकल के आ जाएंगे। ओके, क्लियर है फंडा एकदम? हाँ जी। अब इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अब हमारा जो फोकस बढ़ने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। ऑन अ सेट का मतलब है एक सेट का खुद के साथ में। ठीक है? खुद का खुद से रिलेशन। मान लो एक सेट आपके पास ए गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है? अब देखना
ये मैंने एक सेट बनाया ए, और दूसरा सेट यहां पर भी ए बनाया, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। इधर देखना 1 2 3 4 एंड 5। अब ऑब्जर्व करना, 1 को 2 से मैप किया, 2 को 3 से किया, 3 को 4 से किया, 4 को 5 से किया। क्लियर है? अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये किस टाइप का रिलेशन है, नोट करिएगा, किस टाइप का रिलेशन है। आर एक रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर x, y such that y is x plus 1 and for all x belongs to set A and for all y belongs to set B। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यही तो रिलेशन है कि मतलब जो y है वो x से एक बड़ा है। देखना y यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। 1 का पेयर है 2, 2 का पेयर है 3, 3 का पेयर आपके पास 4 है, और 4 का पेयर आपके पास में 5 है। 4 का पेयर आपके पास में क्या है, 5 है। लेकिन अगर पूछा जाए कि 5 का पेयर कहां पर है, तो 5 का पेयर होना चाहिए 6, लेकिन सेट ए में 6 है ही नहीं, तो 5 का किसी से रिलेशन होगा तो नहीं होगा, 5 किसी से रिलेटेड होगा तो नहीं हो पाया। मतलब कि इस रिलेशन में 5 किसी से भी रिलेटेड नहीं है, इस पर्टिकुलर रिलेशन में 5 किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो ये रिलेशन आपका बोला जाएगा रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर रिलेशन मतलब कि ए से ए पर जो रिलेशन बनेगा, एक सेट का उसी सेट पर जो रिलेशन बनेगा उसको रिलेशन ऑन सेट ए बोलेंगे। तो ये चीज यहां पर बच्चों हमें निकल करके आती है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर फंडा? एक सेट का उसी पर रिलेशन अगर हम डिफाइन करें तो उसको रिलेशन ऑन सेट ए बोला जाता है। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट ए तो क्या बन जाएगा, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए सपोज करो p है तो 2 रेज टू द पावर p स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल करके आ जाएगा। तो एवरीथिंग ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सब कुछ आप 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आप लोग पढ़ करके आए हो, यहां तक तो एकदम क्लियर होगा। आई थिंक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए कंप्लीटली ओपन है। ठीक है, आपके जो भी फीडबैक है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। बाकी सारी चीजें अभी पूरा हमें सिलेबस कवर करना है, 1 बाय 1 हर एक चीज सीखते चलेंगे और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए जी, ओके, अब ये चीज हो गई है। अब हम बच्चों बात करेंगे 12th का जो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिक प्री रिक्विजिट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन हमने अभी डिस्कस किया। अब हम आते हैं अपने 12th का पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब रिलेशन समझ में आया तो अलग अलग टाइप के रिलेशन को, जो भी रिलेशन बन रहे हैं उनको हम डिफरेंट टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज आपका एम्प्टी रिलेशन, नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशन, नंबर 3 आइडेंटिटी रिलेशन, नंबर 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 5 सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर 6 ट्रांजिटिव रिलेशन, और उसके बाद लास्ट में इक्विवेलेंस रिलेशन। ये है बच्चों आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन जो हम 12th के सिलेबस में आपका पढ़ते हैं। बस बाकी कुछ एक दो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी होता है, वो वैसे तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसको हम स्किप कर देंगे। ये हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन, बाकी और भी है, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ढेर सारे और भी रिलेशन है। बट 12th के सिलेबस की बात करें तो इतने रिलेशन आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अपने आप समझ में आ रहा है एम्प्टी रिलेशन, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एम्प्टी, आपको मालूम है कि हर सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट होता है। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट है तो इसका एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होगा। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के वो एम्प्टी सबसेट को हम एम्प्टी रिलेशन आपका बोल देंगे। तो एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं पहले रिलेशन के साथ में, एम्प्टी रिलेशन के साथ में। मान लो एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। अब आपसे यहां पर बोल रहा है, ध्यान से समझना, एक रिलेशन आर मैंने बनाया, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, नोट करना, ऑब्जर्व करना, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन, नोट करना, x इज ग्रेटर देन
y प्लस में 5, नोट करना, x इज ग्रेटर देन y प्लस में 5, x इज ग्रेटर देन y प्लस में 5, जहां पर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी पढ़ने का मतलब हो सकता है कि x और y का जो डिफरेंस है, x और y का जो डिफरेंस है वो 5 से बड़ा है, x और y का जो डिफरेंस है वो 5 से बड़ा है, और जहां पर सभी x और y जो है वो सेट A के मेंबर है। ये रिलेशन मान लो तुम्हारे सामने मैंने बना दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। एक रिलेशन R है, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट द डिफरेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ द पेयर इज ग्रेटर देन 5। इस पेयर के एलिमेंट का डिफरेंस क्या है, 5 से बड़ा है, फॉर ऑल x, y ग्रेटर देन a, जहां पर सॉरी जितने भी x और y सब सेट A के मेंबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझने के लिए, हाँ अब देखो जरा ऑब्जर्व करो, 5 से बड़ा होना चाहिए। देखो अब कोई भी एलिमेंट का तुम डिफरेंस करोगे, क्या 1 का 1 से रिलेशन होगा, नहीं, 1 का 2 से रिलेशन होगा, नहीं होगा, 1 का 3 से होगा, नहीं होगा, 1 का 4 से रिलेशन होगा, नहीं होगा, 1 का 5 से होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1 माइनस 5 भी करोगे तो -4 आएगा, वो भी हमारे पास 5 से छोटा ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 का सेट A के किसी भी एलिमेंट के साथ में रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इस रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा। 2 कर पा रहा है क्या, 3 कर पा रहा है क्या, 4 कर पा रहा है क्या, 5 कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। मतलब एक्चुअल में ये रिलेशन तो है A क्रॉस B का, बट ये रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आया, इस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आया। ये रिलेशन आपका एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एम्प्टी रिलेशन बुलाते हैं, और इसको वॉइड रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, या फिर इसको हम वॉइड रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आई बात समझ में, क्लियर, बहुत ही बढ़िया। तो पहला एग्जांपल हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन का, जब उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमको नहीं मिले तो ऐसा रिलेशन आपका एम्प्टी रिलेशन होता है। लेकिन अगर सपोज करो मैंने यहां पर आपका लेट से कुछ और लिख देता, ग्रेटर देन 1 लिख देता, अगर मैं x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 लिख देता तब आपको पेयर मिल जाते कि नहीं मिल जाते, कि x और y का डिफरेंस 1 से बड़ा हो। तो 2 1 ले लेते, 2 1 ले लेते, 3 1 ले लेते, 3 2 ले लेते, 4 1 ले लेते, 4 2 ले लेते, 4 3 ले लेते, 5 1 ले लेते, 5 2 ले लेते, 5 3 ले लेते, 5 4 ले लेते, है ना। अगर 1 से बड़ा लेना है तो आप उस तरह भी 5 3 तक ले लेते, ठीक है। तो बहुत सारे हमको पेयर मिल जाते, बट इसमें नहीं मिला, तो ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन हो गया। अगला रिलेशन पर बात करते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। आपको मालूम है कि हर सेट खुद का सबसेट होता है कि नहीं होता है। ईच एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हर सेट खुद का अगर सबसेट होता है तो A क्रॉस B भी एक्चुअल में क्या है, खुद का सबसेट है, और A क्रॉस B भी अगर खुद का सबसेट है तो A क्रॉस B भी खुद का एक रिलेशन, A क्रॉस B भी एक रिलेशन होगा। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं, अ रिलेशन R इन सेट A is called a universal relation if each element of A is related to every element of A। मतलब आप इस तरीके से एग्जांपल से समझ लो कि ये देखो 1 का रिलेशन 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 2 का 1 से भी है, 2 का भी है, 3 से भी है, 3 का 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है। तो ये क्या हुआ, हर सेट का एक्चुअल में। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ, यूनिवर्सल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल रिलेशन जो हुआ वो बराबर हुआ A क्रॉस A के। नोट कर लेना, यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ, वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दोट सेट आपका यूनिवर्सल रिलेशन बन गया। क्लियर है, नोट कर लो, यूनिवर्सल रिलेशन A क्रॉस A बन गया, पक्का क्लियर। अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट में बच्चों बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, सिंपल, आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ आपके बारे में ही बताएगी, है ना। आपका आईडी कार्ड क्या बताएगा, आप कौन हो, ये थोड़ी बताएगा कि आपका दोस्त कौन है, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, अगर
मैं एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड है और किसी से भी नहीं। आपकी आइडेंटिटी कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिटी बताएगा कि आप कौन हो, आप कहां से हो, आप क्या करते हो, कहां से आते हो। ये थोड़ी बताएगा कि आपके पापा कहां से हैं, क्या करते हैं, कि ये आईडी कार्ड में कहां। समझ रहे हो? तो वही मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक सेट का हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट अ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। केवल और केवल खुद से रिलेटेड हो और किसी से भी नहीं हो। केवल और केवल खुद से हो और किसी से भी नहीं हो, ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो यहां पर। चलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो जी, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से। मतलब एक रिलेशन हमने आर बनाया, ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट x इज इक्वल टू y एंड फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट A। तो ये जो रिलेशन बना, ये क्या हुआ? इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जब किसी सेट का हर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से हो, ईच एंड, नोट करना, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। तो पहली बात, हर एक एलिमेंट को सेट A के अपने उसी से रिलेटेड होने की जरूरत है। ये चीज बन गई आपके पास सॉरी उल्टा बोल गया क्या, रुकना, आइडेंटिटी के आगे आ गए क्या? ओके ओके, एक सेकेंड। एक्चुअल में यहां पर बोल सकते हैं रिफ्लेक्सर और आइडेंटिटी में बहुत ही बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने यहां पर दिया, ये बिल्कुल, हाँ देखो यहां तक जो बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की करते हैं, जैसे ही बात हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो ये रिलेशन आपका आइडेंटिटी है ना। और ढेर सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? नोट करना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी सेट ए का हर एक मेंबर या खुद से रिलेटेड होता ही होता है, उसके अलावा किसी और से हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि 1 का रिलेशन 1 से होगा ही होगा। अब 1 चाहे तो 2 से भी रिलेटेड हो जाए, 3 से भी हो जाए, 4 से भी हो जाए, 5 से हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इससे पड़ता है कि 1 का 1 से होना चाहिए, और आइडेंटिटी बोलती है कि 1 का सिर्फ 1 से होना चाहिए और किसी से भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम घर से बाहर निकाल देंगे। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव में क्या हुआ कि सेट ए के हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेटेड होना चाहिए, बस इतना है। किसी और से भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 1 का रिलेशन 2 से भी हो गया, तो 1 का रिलेशन यहां पर बच्चों 2 से भी हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो यहां पर रिलेशन, हम इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को हम आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है? एक बात समझ में आ गई? ओके, अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आपको बताना है, ठीक है। आपको कुछ सामने कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आपको बताना है, ठीक है। आर एक रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। देखिए, ए बी का, ए द फ्रेंड ऑफ बी, इस तरह लिख देता हूं। ए इज अ फ्रेंड ऑफ जो बी, ठीक है। ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, एक रिलेशन है, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, ए बी का फ्रेंड है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, ए बी का फ्रेंड है, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? सोच के बताओ। ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, ठीक है, ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, तो एक सिंपल सी बात है, हाँ ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। पूछो क्यों? हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि भाई एक सिंपल सी बात है ना, कि तुम्हें अगर किसी दूसरे से दोस्ती करनी है ना, तो पहले खुद के अच्छे दोस्त बनो, है ना। देख रहा हूं, मैथमेटिक्स आपको जीवन का असली ज्ञान देती है। वो बोलती बेटा
दूसरों से दोस्ती करने के लिए पहले खुद से दोस्ती करो, है ना। खुद से जिसने दोस्ती की वो दूसरों से भी अच्छे से कर सकता है। अब कोई इंसान है खुद से ही दोस्ती नहीं करता, है ना, अपने ही फिक्र नहीं है उसको, तो दूसरे की फिक्र क्या करेगा। कोई इंसान जिसको खुद की फिक्र नहीं है वो दूसरों की क्या फिक्र करेगा, वो दूसरों से क्या दोस्ती करेगा। ठीक है, तो ए कॉमा बी, जहां ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस रिलेशन में पक्का ए कॉमा ए भी आएगा, मतलब कि एक का खुद से भी रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल के फॉर्म पर है। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, है ना। ए इज अ फ्रेंड, एक खुद का भी फ्रेंड होगा। ठीक है, एक वो खुद का भी फ्रेंड हुआ। आओ देखते हैं अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहां पर सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन, आओ देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब यह है कि भैया जैसे को तैसा, मतलब कि मैं तुम्हारा दोस्त तो तुम मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा भाई तो तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा बाप तो तुम मेरे बाप। नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा, चांटे पड़ जाएंगे। ठीक है मतलब कि ये है, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि जो रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड से है, क्या वही रिलेशन सेकंड का फर्स्ट से है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो मतलब कि a relation R on a set A is said to be symmetric relation if and only if A comma B belongs to R. A comma B belongs to R implies that B comma A belongs to R. मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर A comma B रिलेशन R का मेंबर है एंड B comma A भी उसी रिलेशन का मेंबर है, तो हम बोलेंगे कि A is R related to B, A B से related है and B is also related to A. This means कि ये जो रिलेशन है R, ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। ये आपका रिलेशन कैसा है बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। R एक रिलेशन है L1, L2, L1, L2 सच दैट, नोट करना, कैपिटल L मान लो लिख दिया, सेट ऑफ ऑल लाइंस। यहां पर एक मैंने सेट पहले सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लो हमारे पास एक सेट L है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में जितनी भी लाइंस हैं, L1, L2 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 क्या है, L2 के पैरेलल है, जहां पर L1 और L2 जो है वो सेट ऑफ L यानी कि सेट ऑफ ऑल लाइंस ऑफ इन प्लेन उनके कलेक्शन से आती है। अब आप बताइए कि ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है जिसमें ऐसी लाइंस का पेयर है जो एक दूसरे के, जो पहली है वो दूसरे के पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2, और जहां पर L1 L2 क्या है, लाइंस के सेट से आती है। तो क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सोच के बताओ, क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझो तो एक लाइन तुम्हारे पास L1 है और दूसरी इसके पैरेलल लाइन है L2, तो तुम देख सकते हो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है। सिंपल सी बात है ना बच्चों। मतलब यहां पर क्या है, यहां पर मतलब यहां पर यह है बच्चों कि अगर L1 L2 के पैरेलल है, सिंस, नोट करना, सिंस L1 इज पैरेलल टू L2, इट इज इंप्लाइज दैट L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। आप ऐसे समझो कि L1, L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है, एंड वी नो दैट L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, तो इसका मतलब क्या हुआ कि L2, L1 भी R का मेंबर होगी। किसकी मेंबर होगी,
रिलेशन आर की मेंबर होगी। मतलब L1 कॉमा L2 क्या है, रिलेशन आर का मेंबर है, और हमने ये शो कर दिया कि L2 कॉमा L1 भी रिलेशन आर का मेंबर है। इट मींस कि ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन का एक एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक रिलेशन का एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? ओके, स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दी, गलत टेंशन मत लेना, ठीक है सर। स्पेलिंग गलत लिख दी सर, सर को नहीं आता, सर को नहीं पढ़ाना आता। चलो ओके, आई बात समझ में? और एग्जाम्पल लेते हैं और बताना कि सिमेट्रिक है या नहीं है। जैसे कि यहां पर हमने ले लिया, देखो 1 का 2 से कनेक्शन, 2 का 1 से कनेक्शन, 3 का 5 से, 5 का 3 से। ओके, तो मतलब इस रिलेशन आर में अगर देखो तो ऑर्डर्ड पेयर है 1 कॉमा में 2, 2 कॉमा में 1, 3 कॉमा में 5 एंड आपके पास 5 कॉमा में 3। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर 1 2 आर का मेंबर है तो 2 1 भी आर का मेंबर होना चाहिए। अगर 3 5 आर का मेंबर है तो 5 3 भी आर का मेंबर होना चाहिए। मतलब कि अगर A कॉमा B बिलोंग करता है आर को एंड B कॉमा A भी आर को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। चलो क्लियर है? आर आपका क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। आई बात समझ में? एकदम फंडे क्लियर है? ऑल सेट? चलो, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था आपका रिलेशन के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। और एग्जांपल देखते हैं। चलो और एग्जांपल देखें। आर एक रिलेशन बनाया A कॉमा B, A इज द ब्रदर ऑफ B, A इज द ब्रदर ऑफ B। अब मुझे बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? सिर्फ इतना दिया तुम्हारे पास, ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B, A इज द ब्रदर ऑफ B। A जो है वो B का भाई है, ठीक है? A जो है B का भाई है। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? आई नो कुछ बच्चों के आंसर आ रहे होंगे यस, और कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं नो। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? अगर आप ध्यान से समझो, मान लो मैंने यहां पर लिखा अंकित और यहां पर लिखा राजू, ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूं कि अंकित राजू का भाई है तो राजू भी अंकित का भाई है, यहां पर तो सही बनता है, ठीक है? अंकित राजू का भाई है तो राजू भी अंकित का भाई होगा, भाई 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 भाई, क्लियर? लेकिन अगर मैं यहां पर बोलूं कि अंकित कॉमा अंकिता, अंकित कॉमा अंकिता, तो अंकित अंकिता का भाई है लेकिन अंकिता अंकित का भाई थोड़ी है। मामला गड़बड़ नहीं हो गया है ना? बिल्कुल सही। तो ये जो रिलेशन है यहां पर डिस्कार्ड हो गया कि मान लो एक लड़का एक लड़की है, एक लड़का एक लड़की है, तब तो ये इसका भाई कहला जाएगा, लेकिन ये इसका भाई थोड़ी कहलाएगा। अंकिता तो अंकित की बहन कहलाएगी ना, अंकिता इज द सिस्टर ऑफ अंकित, नॉट ब्रदर। तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। ये छोटी सी चीज थी जिसमें बहुत सारे बच्चे मैंने ऑब्जर्व किया है गलती कर देते हैं। अरे यार मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई, अपन दोनों भाई भाई। लेकिन बेटा मान लो मैं तेरा भाई, अब तूने किसको भाई बोला है? मान लो वहां पर कोई लड़की है तो क्या बना? तब तो वो तो तुम्हारी बहन बनी ना, आप उसके भाई बन गए, लेकिन आप उसके भाई हो लेकिन वो तो आपकी बहन हुई ना। हाँ, बस यही रिलेशन है। और एग्जांपल देखो, A कॉमा B, A इज द हस्बैंड ऑफ B, A इज द हस्बैंड ऑफ B। चलो, A इज द हस्बैंड, सिमेट्रिक होगा? नहीं हो सकता। क्यों? A इज द हस्बैंड ऑफ B, तो B भी एक हस्बैंड होगा क्या? मार नहीं पड़ेगी? A इज द हस्बैंड ऑफ B, या हो सकता है? कौन सा आर्टिकल अभी सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है? A कॉमा B, A इज द हस्बैंड ऑफ B, ठीक है? तो नहीं, हम नहीं मानेंगे उसको, ठीक है? अभी
मतलब कि यहां पर हम अप्लाई नहीं करेंगे, मानना तो पड़ेगा। चलो, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए कॉमा बी इज द हस्बैंड ऑफ बी। क्लियर? चलो, और इस तरह से बहुत सारे रिलेशन आप ढूंढ सकते हो जो सिमेट्रिक आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है, ये भी सिमेट्रिक नहीं है, और भी रिलेशन ऐसे ढूंढ सकते हो। अब बताना, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज द फ्रेंड ऑफ बी, ए इज द फ्रेंड ऑफ बी। ए बी का दोस्त है, तो क्या बी ए का दोस्त होगा? ऐसा होता है? दोस्त दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है। तो भाई वाला गाना तो सुना ही होगा, जिन्होंने वाली मूवी देखी है वो कहेंगे ये रिलेशन गलत है सर। ए बी का दोस्त है, जरूरी थोड़ी बी ए का दोस्त हो, बी उसकी बुराई करता हो। ठीक है, देखिए मैथमेटिकली इसको हम ट्रू मानते हैं कि ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, देन बी इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ ए, है ना। मैथमेटिक्स बहुत ही प्योर है ना, मैथमेटिक्स प्योर है, उसके अंदर वो नहीं है, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसी आदतें मैथमेटिक्स में थोड़ी है। अब आज के इंसान हैं, बदल चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमको मिलेंगे। चलिए, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर से लगा लो, ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर से लगा लो, समझ रहे हो? जो चीज ट्रांसफर हो जाए वो ट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि ए, नोट करना, ए इज द फ्रेंड ऑफ बी, नोट करना, ए इज द फ्रेंड ऑफ बी एंड बी इज द फ्रेंड ऑफ सी, तो क्या ए और सी फ्रेंड होंगे? तो दोस्त का दोस्त दोस्त होता है या कई बार गलत होता है, कई बार नहीं होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त के दोस्त दोस्त नहीं है, मेरे दुश्मन है वो। चलो, इसको नहीं लेंगे, आ जाओ। हाँ, ऐसे ले सकते हैं, ए बी सी, नोट करना, ए इज द ब्रदर ऑफ, मान लो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सोच के चलना, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, नोट करना, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो आप सी बताओ कि ए और सी भी भाई भाई होंगे कि नहीं होंगे? मतलब कि ए इज ऑल्सो इज द ब्रदर ऑफ सी। ये रिलेशन आपका ट्रांसफर हुआ, ए से बी पर गया और बी से सी पर गया, तो ए से सी पर भी ट्रांसफर हो गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, और अगर ए और सी एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे तो हमें क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के रिलेशन को ट्रांजिटिव, तो नोट करना, सिंपल सा फंडा हमें ये देखना है कि अगर ए कॉमा बी आर का मेंबर है, बी कॉमा सी आर का मेंबर है, एंड इफ वी सो दैट कि ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स फॉर ऑल ए बी सी, इट मीन्स ए इज आर रिलेटेड टू बी एंड बी इज आर रिलेटेड टू सी, इट मीन्स ए इज ऑल रिलेटेड टू सी। तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो हमने 3 रिलेशन पढ़ लिया आपके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और आइडेंटिटी भी पढ़ा। आइडेंटिटी रिलेशन में हमने पढ़ा कि अगर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ खुद से, एक सेट के एलिमेंट के हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है तो वो आइडेंटिटी है। खुद से है, खुद के अलावा भी किसी से है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। सिमेट्रिक में ए का बी से है तो बी का भी अगर ए से मिल गया तो वो सिमेट्रिक हो गया, और ट्रांजिटिव में ए का बी से, बी का सी से, तो ए का भी सी से हो तो ये चीज क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन आपका यहां पर बनता है। एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो, नोट करना, ऐसा कुछ दे रखा है। मान लो एक रिलेशन है, इसमें आपको पेयर दे दिए कि 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 4, ये दे दिया। सिंपल, आप ध्यान समझना, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4 एंड 1 ऑल्सो, मतलब कि 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, तो 1 का भी 4 से है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा? नहीं, क्योंकि 1 2 है,
2 1 नहीं है, 2 4 है, 4 2 नहीं है, 1 4 है, 4 4 नहीं है, 4 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन आपका ना तो सिमेट्रिक है ना ही रिफ्लेक्सिव है, बट ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता सकते हो, पक्का? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया डन, आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ओके, एंड ट्रांजिटिव भी हो। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो, ऐसे रिलेशन को हम आपका क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को हम आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि L एक है आपका सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एक रिलेशन R बनाया हमने L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 फॉर ऑल L1 एंड L2 बिलोंग्स टू सेट L। तो बच्चों ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि हर लाइन को खुद के पैरेलल बोला जाता है। एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। ये मैथमेटिकली इसको ट्रू मानते हैं कि हर लाइन खुद के पैरेलल होती है ना, क्योंकि वो कोइंसिडेंट मान ली जाती है, नहीं मानी जाती खैर, लेकिन खुद के पैरेलल मानी जाती है। ज्योमेट्री के सेंस में बात करेंगे, ठीक है। चलो तो अगर मैं यहां पर बोलूं, हाँ उस सेंस में मत जाना, इधर पर हम बोले L1 इज पैरेलल टू, हर लाइन को खुद के पैरेलल हम बोल सकते हैं, वो लाइन खुद के पैरेलल है, ठीक है। तो L1 इज इटसेल्फ पैरेलल टू L1। अब इस चीज में मैं थोड़ा सा, मेरे को एक चीज कंफ्यूजन लग रहा है यार, ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? मैंने पढ़ा तो है, बोला तो जाता है, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन मार्क्स भी आ रहा है कि अगर ऐसा है तो हम जो कोइंसिडेंट लाइंस पढ़ते हैं, तो कोइंसिडेंट लाइन के केस में हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, और पैरेलल लाइन के केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तब तो वो खेल बिगड़ जाएगा ना। चलो अपन इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेंगे। अभी हम इस पर, इस एग्जाम्पल को नहीं पिक करते, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा और मैं इस पर, वैसे मैंने पढ़ा है कि इस केस में हम पैरेलल मान लेते हैं, बट स्टिल अभी मैं इस एग्जाम्पल को नहीं लूंगा क्योंकि मुझे एक जगह पर थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। सोचना पड़ेगा कि ये पक्का हम कैसे वैलिडेट करेंगे उसको, ठीक है। तो कोई रिलेशन आपका जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उस रिलेशन को हम आपका क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल R इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, ठीक है। ओके, अब देखो ये रिलेशन देखो, मान लो एक सेट A है जिसके एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। अगर मैं बोलूं कि इस सेट पर ये रिलेशन बना 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 1, तो क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है? हाँ जी, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है? हाँ जी, 1, 2 है और 2, 1 भी है, सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो चेक करते हैं। 1, 1 है, नोट करना, 1, 1 है और 1, 2 है, 1, 1 है, 1, 2 है, देखना। तो हम देख सकते हैं कि अगेन 1 का 2 से होगा, तो ये भी तो मेंबर है, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। एक्चुअल में ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो दिस रिलेशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सेट ए पर बनने वाला ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है बच्चा? इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेट ए पर बनने वाला ये रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो नोट कर लेना। इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहां पर देख पाएंगे, ठीक है।
तो क्या करना है, आज की क्लास में इतना ही रखें। आज पहला लेक्चर था तो थोड़ा सा इतना ही रखते हैं। आज तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कैसे पढ़ते हैं। अगली बार में थोड़ा सा लेक्चर की लेंथ को और बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चन और फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास के लिए रख देते हैं, ठीक है। चलो जी, ओके। तो आई होप ये क्लास आपको बढ़िया से पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा, ताकि अगले लेक्चर में मैं उस चीज को समझ सकूं कि प्रॉब्लम कहां आ रही है और उसके रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेन कर सकूं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।